गुड इवनिंग एवरीवन। हम अभी इस लेक्चर के सेशन में कंप्लीट कर रहे हैं क्लास 10 का एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है या चैप्टर है जिसका नाम है लाइट। और दिस इज विकास कुमार प्रसाद। वी आर स्टडिंग द चैप्टर दैट इज लाइट। In this chapter we will conclude all the topics, all the subtopics. Today we are going to discuss the last topic where we are, that is some important terms related to spherical mirror. आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि स्फेरिकल मिरर के कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। उस टॉपिक्स को पहले हम लास्ट क्लास को जल्दी से रिकैप कर लेते हैं कहाँ तक हमने पढ़ा था। लास्ट क्लास ये डिस्कशन हो गया है कि स्फेरिकल मिरर दो अलग अलग टाइप्स का है। पहला का नाम है कॉनकेव और दूसरे टॉपिक का नाम था कॉन्वेक्स। ये दोनों मिरर को बनाया गया था एक सिंपल स्फेयर से। यदि इसको बीच से आप कट करते हो तो दो अलग अलग पार्ट बनेगा। और फिर इस दोनों पार्ट से हमने नाम कल सीखा था कि सर दोनों पार्ट का नाम बना कैसे। मान लो पीछे से यदि आप शेड करते हो या कोट करते हो तो ये मिरर का नाम बन रहा था कि सर ये आउटवर्ड कर्व है तो इसका नाम बन गया कॉन्वेक्स, और यदि ये इनवर्ड कर्व है तो इसका नाम बन गया कॉनकेव। लास्ट क्लास यहाँ तक डिस्कशन हुआ है। उसके बाद मैं फिर से रिपीट करने वाला हूँ जो आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे, दैट इज सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। तो होता है क्या, चलो कुछ कुछ टर्म्स है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है इस रे डायग्राम को समझने से पहले। कहा जाता है कि जैसे मान लो ये आपका कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसको हम अपर्चर कहते हैं या फिर रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी कहते हैं। तो जो आपका सरफेस रिफ्लेक्ट होगा उसका नाम क्या पड़ेगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीचों बीच एक ऐसा मिड पॉइंट या पॉइंट होगा जो इसको दो भागों में इक्वली डिवाइड करेगा। उस पॉइंट को कहते हैं हम पोल। क्या बोलते हैं, पोल। और दिस पोल इज रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल P। ओके, और इसी पोल से यदि कोई लाइन पास होता है इस इमेजिनरी लाइन को तो इसका नाम होता है प्रिंसिपल एक्सिस। क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस। इज दैट क्लियर? ये प्रिंसिपल एक्सिस है। और प्रिंसिपल एक्सिस के ये जो कल मैं लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहा था कि आपका स्फेयर है तो कहीं ना कहीं इसका एक सेंटर रहा होगा। तो ये सेंटर को यदि आप कंसिडर करोगे इस मिरर के सामने तो जो आपका सेंटर है इस मिरर का अपना, उसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, जो कैपिटल C से रिप्रेजेंट किया जाता है। और कैपिटल C आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ। यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस होगा पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जो डिस्टेंस होगा इसको कहा जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल R से। और यदि मान लो इसी लेंथ को आप दो भागों में डिवाइड करते हो बाय द हेल्प ऑफ द मिड पॉइंट दैट इज फोकस। मान लो इसके बीच में एक मिड पॉइंट है कैपिटल F, इसको हम फोकस कहते हैं। तो फोकस और पोल के बीच में या फिर फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल f से। तो ये सारे टॉपिक जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं ये सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो हमें एक मिरर के बारे में जानना चाहिए इन द रिलेटेड टू द सरफेस ऑफ कॉनकेव और कॉन्वेक्स, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉनकेव और कॉन्वेक्स। ओके, फिर से रिपीट करता हूं। यदि रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो मिड वाला पॉइंट है उसको हम बोलते हैं पोल। पोल से जो इमेजिनरी लाइन पास होगा उसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच कहीं एक पॉइंट होगा जिसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। किसका, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस का। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर। और रेडियस ऑफ कर्वेचर को दो भाग में डिवाइड किया जाएगा किसी एक सिंगल पॉइंट से, उस पॉइंट को कहते हैं फोकस, और इसके बीच में जो लेंथ होगा उसको कहते हैं फोकल लेंथ। तो हमें यहां से एक चीज कंक्लूड हुआ या हमें समझ में आया कि सर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो फोकल का डबल है, फोकल लेंथ का डबल है कि नहीं है? देखना, यहां से यहां तक रेडियस ऑफ कर्वेचर हुआ, और इसको यदि आप दो इक्वल भाग में डिवाइड करते हो तो ये दोनों ही इक्वल पार्ट को हम 2 टाइम्स ऑफ f बोल सकते हैं क्योंकि दोनों ही बराबर है। और ये दोनों ही बराबर है इसीलिए यहां लिखा गया, एक टर्म लिखा जाता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ। और इससे बड़े कई बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं क्लास 10th में। इफ यू हैव गिवन, मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जस्ट अभी कराऊंगा मैं, कि फोकल लेंथ गिवन है
और रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई करो। और इफ यू हैव गिवन रेडियस ऑफ कर्वेचर और यू हैव टू फाइंड फोकल लेंथ, यू विल हैव टू डिवाइड बाय 2। दैट इज वेरी वेरी सिंपल। तो ये सारे टर्म्स को एक बार जल्दी से आप राइट डाउन करना, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे। ओके, गेट रेडी। ओके, देखना 2 क्वेश्चन इसमें करेंगे हम सॉल्व। आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के रिलेशन से। एक बार रिलेशन को जल्दी से रिपीट करते हैं, ध्यान देना। अभी हमने पढ़ा था कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ। ये सिंपल सा फॉर्मूला है, बड़ा फर्स्ट सा फॉर्मूला जो इस चैप्टर में शुरुआत होता है। तो कहा गया है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ होता है। पहले आप क्वेश्चन में रीड करना कि क्या डेटा हमारे पास गिवन है। जैसे देखना, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32। तो पहले लिखो कि जो डेटा गिवन है, तो प्रॉपर वे में लिखना है कि गिवन दैट, हमारे पास डेटा क्या दिया हुआ है। लिखना गिवन दैट r इज इक्वल्स टू 32 सेंटीमीटर। आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर 32 है और हमें निकालना है फोकल लेंथ। तो जल्दी से हम अप्लाई करते हैं फॉर्मूला। लिखना अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला वी नो दैट, हमें पता है कि r इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ f, और जहां रेडियस ऑफ कर्वेचर है वहां पे बैठाना है आपको। तो बड़ा सिंपल सा होगा कि 32 is equals to 2 times of f and f will be equals to 32 upon 2 और will equals to 16 सेंटीमीटर। सिंपल सा है कि फोकल लेंथ क्या होगा, 16 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट टू द comes to the next question. Second one, the radius of curvature of a spherical mirror is 20 सेंटीमीटर। आपका r given है 20 सेंटीमीटर और आपको निकालना है फोकल लेंथ, f की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। फिर से वही रूल लगाना है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला कि r इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ f। r की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, 2 मल्टीप्लाई ऑफ f, और f की वैल्यू आएगा 20 अपॉन 2। आंसर क्या होगा, f इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। ये बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है जिसको हम यूज करके दोनों के बीच में रिलेशन को हम निकाल सकते हैं। पहला क्या है, फोकल लेंथ, दूसरा रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब अगले टर्म्स को हम जल्दी से रिपीट करेंगे फिलहाल के लिए। यदि इन क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, और बड़ा सिंपल सा है इसलिए ज्यादा होना नहीं चाहिए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, रूल टू ड्रॉ रे डायग्राम इन एनी स्फेरिकल मिरर। इसमें 3-4 रूल है जो हमें जानना है कि क्या क्या चीजें रूल को फॉलो करते हुए हमें रे डायग्राम को समझने के लिए। देखना, क्लास 10th में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका रे डायग्राम। रे डायग्राम से मुझे मुश्किल से लगता है कि 3 से 4 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा जो बड़े इंपॉर्टेंट है, और यदि आपको ये समझ में आएगा, इसके लॉ या रूल समझ में आएगा, तो जाके रे डायग्राम बनाने में आपको ईजी होगा। तो पहले इस रूल को समझते हैं, उसके बाद फिर हम इसके रे डायग्राम के क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल के लिए हम इस टॉपिक पे 4 रूल के ऊपर बात करेंगे। रूल नंबर 1 कि इफ एनी लाइन विच इज पासिंग टू द पैरेलल ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्टिंग इट विल मीट द फोकस। पहला ये है कि कोई लाइन जा रहा है पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, तो जब बाउंस बैक होगा तो मीट करेगा कहां पे, फोकस पे, और जब फोकस पे मीट करेगा तो रूल है, ऐसा नहीं कि अपने से कभी आप पैरेलल गया फिर आपने पास करा दिया पोल से, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक प्रॉपर रूल है जो रूल को फॉलो करवाना ही है। और रूल क्या कहता है, पहला कि इफ एनी रे ऑफ लाइट, आई रिपीट, इफ एनी इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका पोल हुआ, ये आपका फोकस, सॉरी कैपिटल एफ, और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। इफ एनी लाइन या रे ऑफ लाइट पासिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा है, तो आफ्टर बाउंसिंग बैक इट विल ऑलवेज मीट फोकस। ये हमेशा फोकस से मीट होना चाहिए। इफ यू आर कंसिडरिंग दैट, यदि मान लो कभी ऐसा हो सकता है कि सर पैरेलल गया और बाई चांस हमने कोई दूसरे पॉइंट से पास कर दिया, तो एग्जामिनर वही काट देगा। समझ में आ गया? तो पहला पॉइंट ये है, रूल नंबर 1 कि इफ एनी लाइन passing or going through parallel to the principal axis, it will always meet the focus after bouncing back होने के बाद। पहला रूल ये है। दूसरा इसका वाइस वर्सा है। रूल नंबर 2 जो होगा
वो इसी रूल का उल्टा है कि मान लो इंसिडेंट रे आ गया फोकस से, तो फिर पास कैसे होगा? पैरेलल। इसी का जस्ट उल्टा, पैरेलल गया फोकस, फोकस आया पैरेलल, इसका वाइस वर्सा होने वाला है। तो चलो देखते हैं दूसरा कंडीशन कि आपका कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर के बीचों बीच वाले पॉइंट को पोल, द लाइन विच इज गोइंग थ्रू द पोल दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस, ये मिड पॉइंट वाले पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस, या आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। इफ एनी लाइन coming or passing through focus, after bouncing back it will be always parallel to the principal axis, principal axis के पैरेलल होना ही चाहिए। ये आपका इंसिडेंट रे है, पास हुआ फिर बाउंस बैक हुआ, ये आपका क्या हुआ? रिफ्लेक्टेड रे, और ये क्या कैसा होगा? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। दो रूल क्लियर है आपको? और दो रूल इसके अलावा और भी है, और दो रूल को हम जल्दी से अभी डिक्टेट करेंगे या इसको समझेंगे कि रूल क्या कहता है। रूल नंबर 3, दो रूल डिस्कस हो गया। पहला कि इफ एनी इंसिडेंट रे इज गोइंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इट विल बाउंस बैक टू द फोकस, और इसका वाइस वर्सा दूसरा था कि इफ एनी इंसिडेंट रे इज कमिंग टू द फोकस आफ्टर बाउंसिंग बैक इट विल गोज टू द पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। बात क्लियर है? रूल नंबर 3, तीसरा रूल ये कहता है कि मान लीजिए आपका कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर के बीचों बीच वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं हम? पोल। पोल से जो लाइन पैरेलल पास होता है उसको हम कहते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस। ये आपका बीच वाले पॉइंट को फोकस, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तीसरा रूल ये कह रहा है कि कोई इंसिडेंट रे पोल पे आया ऊपर से, तो जब ये बाउंस बैक होगा तो पोल के नीचे से आएगा, लेकिन दोनों का एंगल बराबर होना चाहिए, क्योंकि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यही कहता है कि इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन क्या होना चाहिए? दोनों बराबर बराबर होना चाहिए। If any line coming to the pole above the principal axis after bouncing back it will be goes to the below the principal axis with the same angle, दोनों का एंगल सेम होना चाहिए। ये रूल नंबर 3 है। एंड द लास्ट दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज रूल नंबर 4। रूल 4 ये कहता है कि कोई एक आपका कॉनकेव मिरर है, ये आपका हुआ प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। चौथा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका महत्व ज्यादा है और ये समझना भी इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कोई लाइन आती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो जब ये बाउंस बैक होगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही बाउंस बैक हो जाएगी, इसका कोई डेविएशन नहीं होगा। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का जो पाथ होगा, जो रास्ता होगा, वो एक ही जगह से है, कोई डेविएशन नहीं है। और इट विल मेक 90 डिग्री विद द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ यदि परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम तो वहां 90 डिग्री का एंगल बनेगा। 90 डिग्री का एंगल अभी आपको नहीं समझना है क्लास 10 के सिलेबस के अनुसार, लेकिन फिलहाल के लिए आपको जानना ये है कि यदि क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आता है तो बाउंस बैक होने के बाद क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास होगा। ये आपके टोटल 4 रूल है जो आपको हेल्प करेगा टू ड्रॉ एनी रे डायग्राम रिलेटेड टू द स्फेरिकल मिरर। और अगले क्लास में, दैट मींस लेक्चर 3 में, हम डिस्कस यही करने वाले हैं कि व्हाट आर द रे डायग्राम्स रिलेटेड टू द कॉनकेव मिरर, और व्हाट आर द नेचर ऑफ इमेज, व्हाट आर द position of the object image, that all be concluded in lecture 3. So get ready and be with me for the next lecture. Thank you everyone for this video, and try to give more support to us to make you more energetic and powerful with knowledge and education. Thank you so much.